गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको पता है दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने दोस्तों आपको इंट्रोडक्शन दिया था जंतु जगत के वर्गीकरण के बारे में, जिसमें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपके लिए बताई थी। फिर उसके बाद दोस्तों मैंने संघों का क्रम भी बताया था, तंत्र के आधार पर, ऊतक के आधार पर, अंग के आधार पर, ठीक है, कोशिका के आधार पर। फिर संघों का क्रम भी मैंने आपके लिए बताया था। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपके लिए बता दी हैं। तो उसी में हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। फर्स्ट संघ है हमारा पोरीफेरा संघ। तो आज हम इस वीडियो में 3 संघों को हम जो है देखने वाले हैं दोस्तों। टोटल 11 संघ हैं, 3 संघों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा पहला संघ है दोस्तों पोरीफेरा संघ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जो स्टूडेंट आज हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को लाइक करके, सॉरी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है दोस्तों। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है दोस्तों, नोट्स बनाने हैं, उन्हें रिवाइज करना है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा फर्स्ट संघ है दोस्तों पोरीफेरा संघ। और इसमें हम दोस्तों 3 संघों को हम समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पोरीफेरा संघ जो है दोस्तों ग्रीक भाषा के 2 शब्दों दोस्तों पोरस यानी पोर और फेरी यानी दोस्तों टू बियर से मिलकर बना है। अर्थात इसका मतलब क्या होता है दोस्तों पोरीफेरा का? छिद्र धारक। यानी ये चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली इसका अर्थ याद रखना है कि पोरीफेरा शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका होता है दोस्तों छिद्र धारक। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, पोरीफेरा शब्द का प्रयोग सबसे पहले यानी सबसे सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट ग्रांट ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और कब किया? 1825 में। तो आपसे पूछा जाएगा कि पोरीफेरा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो रॉबर्ट ग्रांट ने। और कब किया? 1825। आगे आपको याद रखना है दोस्तों, इस संघ में आने वाले जंतुओं को साधारणतः क्या कहा जाता है दोस्तों? स्पंज। यानी दोस्तों पोरीफेरा संघ जो है दोस्तों स्पंज संघ भी इसे हम कह सकते हैं। क्या दोस्तों? स्पंजी संघ। या इस संघ में आने वाले जंतु जो होते हैं स्पंजी होते हैं। स्पंजी का मतलब है दोस्तों जिसे आप दबाकर, जैसे आपके पास रबड़ है ना, स्पंजी का अर्थ बता देता हूँ मैं पहले आपके लिए। क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपके पास रुई, मान लीजिए कोई फोम का गद्दा है, ये वाला, इस प्रकार से फोम का गद्दा होता है ना, इस प्रकार से। अब जैसे आप फोम के गद्दे को, कोई टुकड़ा है फोम का, और इसे आप दोस्तों पानी में ले जाते हो, तो क्या होता है, इसमें पानी जो है ये सोख लेता है। सोख लेता है ना। क्यों सोख लेता है? कि उसमें छोटे 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 छिद्र पाए जाते हैं। छोटे 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 पूरे इस फॉर्म में क्या पाए जाते हैं दोस्तों? छिद्र। ठीक है। और इन छिद्रों की वजह से इनमें क्या होता है दोस्तों? खालिस्तान होता है। और ये खालिस्तान क्या होते हैं दोस्तों? इनमें भर जाता है पानी। तभी तो ये पानी इकट्ठा होता है इस गद्दे में, यानी ये इस फोम के टुकड़े में। ठीक है दोस्तों, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो इन छिद्रों को ही हम कहते हैं दोस्तों पोर्स। पोर्स यानी दोस्तों छिद्र। ठीक है। अगर आप दोस्तों देखिए, जैसे इस पानी को निचोड़ोगे तो आप फोम को दबाओगे तो पानी इससे बाहर निकल जाएगा, फिर दोबारा से उसी आकृति में आ जाएगा। लेकिन जब आप पानी में डालोगे, फिर दोबारा से अगर पानी में डालोगे तो फिर पानी को सोख लेगा, फिर ये उसमें वजन हो जाएगा। तो ये स्पंजी होता है, इसे आप दबा कर उसी अवस्था में ला सकते हो। यानी इनमें जो है छिद्र होते हैं छोटे छोटे, जिनमें पानी भर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये फोम जो होता है इसमें पानी भर जाता है। और ये दोस्तों इसकी प्रकृति के कारण इसे क्या कहते हैं दोस्तों? स्पंजी। तो यही गुण पाया जाता है दोस्तों इस पोरीफेरा संघ के जंतुओं में। इसीलिए दोस्तों हम इसे क्या कहते हैं? स्पॉन्ज, यानी दोस्तों स्पंजी जंतु। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट इसके बारे में दिया गया है कि ये बहुकोशिकीय जलीय जंतु होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? बहुकोशिकीय होते हैं, जो कि चट्टान या किसी ठोस पदार्थ पर रहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, इनका शरीर संगठन जो है कोश का स्तर इनमें पाया जाता है। इनके शरीर में ऊतक नहीं पाए जाते, यानी केवल और केवल क्या पाया जाता है दोस्तों? कोश का स्तर, कोश का इनमें पाए जाते हैं। आगे आपको याद रखना है दोस्तों, इस संघ के जंतुओं की शरीर की जो भित्ति होती है, बॉडी बॉल जो होती है, यानी शरीर जो होता है उसमें बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें दोस्तों हम क्या कहते हैं? इन छिद्रों को ओस्टिया। ठीक है। और
शरीर का जो अगला भाग होता है उस पर एक बड़ा छिद्र पाया जाता है दोस्तों, उसे कहते हैं हम ऑस्कुलम। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, जो ये छिद्र पाए जाते हैं उन्हें ओस्टिया, और एक बड़ा छिद्र होता है उसे कहते हैं दोस्तों ऑस्कुलम। और इसमें कोश का स्तर पाया जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। हालांकि सारी चीज़ें याद रखनी है, लेकिन इम्पोर्टेंटली ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और एक आपको ये शब्द जो है सबसे पहले किसने प्रयोग किया, तो रॉबर्ट ग्रांट ने 1825। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और पोरिफेरस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों छिद्र धारक, यानी छिद्रों को धारण करने वाला, जिसमें छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं इसी संघ के बारे में। ये अत्यंत साधारण बहुकोशिकीय जीव हैं जिनमें नाल तंत्र पाया जाता है, जिसकी सहायता से संपूर्ण शरीर में जल प्रवाहित होता है। यह कोएनोसाइट कोशिकाओं की सहायता से होता है। यानी दोस्तों, जो इनके आपसे पूछा जाएगा कि पोरिफेरा संघ में जो जल का प्रवाह होता है वो किस कोशिका से होता है, तो किससे, कोएनोसाइट कोशिका के कारण। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि किस संघ में नाल तंत्र पाया जाता है, तो पोरिफेरा संघ में। और ये दोस्तों द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इन्हें पुनः रुदन भवन की क्षमता पाई जाती है। यानी दोस्तों, अगर इनके कुछ भाग को काट भी दिया जाए ना, जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, ऑक्टोपस होता है ना, इस प्रकार से होता है दोस्तों। कुछ ऑक्टोपस, उसमें शाखाएं निकली हुई होती हैं इस प्रकार से। अगर इस भाग को, किसी भी एक भाग को काट भी दिया जाए ना, तो दोबारा से जो है दोस्तों रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस नहीं, सॉरी दोस्तों, मतलब दोबारा से निकलना प्रारंभ हो जाती है उसी जगह से, और पुनः उसी आकृति को प्राप्त कर लेती है। यानी जो अंग अगर इसका काट भी दिया जाए दोबारा से जो है आ सकता है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों पुनः रुदन भवन की क्षमता। और दोस्तों, शरीर जो होता है इनका कठोर बाह्य कंकाल से ढका होता है। कंकाल में कांटे के समान कुछ संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दोस्तों इन संरचनाओं को कहते हैं स्पीकूल्स। पर ये स्पीकूल्स जो है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका के बने होते हैं। इनका लार्वा दोस्तों कशाभिकीय और तैरने वाला होता है। और इस लार्वा को हम क्या कहते हैं दोस्तों, एम्फीब्लास्टुला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर संघ को आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। इनमें दोस्तों पाचन का अंतः कोशिका, इनमें भोजन का जो पाचन होता है दोस्तों वो अंतः कोशिकीय होता है। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। जैसे साइकन, यू स्पंजिया और स्पंजिला, तो आपको डायरेक्टली याद हो जाएंगे। स्पंजी संघ है, पोरिफेरा संघ। स्पंजी से ही आपको याद रखना है यू स्पंजिया और स्पंजिला। ठीक है, और यू यहाँ पर यू स्पंजी आ रहा है ना, तो यू स्पंजिया तो है, यू से ही आपको दोस्तों यू प्लेक्टेला भी याद रख लेना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और साइकन आपको याद रख लेना है जैसा आप चाहो। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। कि यू प्लेक्टेला को वीनस की पुष्प मंजूषा या विश्व के फूलों की डलिया ऐसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और स्पंजिला मीठे जल में पाया जाता है। और यू स्पंज एक साधारण स्नान स्पंज होता है। तो आपको ये याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, केवल ये चीज़ें। ठीक है दोस्तों, और ये इसके एग्जाम्पल, और जो चीज़ें इससे पहले मैंने बताई वो आपको जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दी, वो आपको याद रखनी है। तो ये आपका संघ था कौन सा दोस्तों, पोरिफेरा संघ। अब बात करते हैं, अगला संघ है दोस्तों आपके पास सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया या निडेरिया, इसे हम कह सकते हैं निडेरिया संघ। तो इसमें आपको याद रखना है दोस्तों, निडेरिया जो शब्द है दोस्तों, निडेरिया सिलेंट्रेटा शब्द जो है ये दोस्तों काइलोस यानी दोस्तों हेलोस और इंटेरॉन यानी दोस्तों एंस्टेटाइन से मिलकर बना होता है। और इसका नया नाम जो है दोस्तों निडेरिया है। यानी दोस्तों आपको ऑप्शन में सिलेंट्रेटा ना देखा, निडेरिया भी दे सकता है, तो आपको याद रखना है। यानी दोस्तों इसे दंश कोश का धारक संघ भी कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सिलेंट्रेटा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लूकर्ट साहब ने किया था 1847 में। किसने किया दोस्तों, लूकर्ट साहब ने, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों आगे हम
इसके बारे में डिटेल में हम समझते हैं, इसके एग्जाम्पल समझते हैं और क्या क्या इसमें विशेषताएं पाई जाती हैं वो हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, और उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो स्टूडेंट पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। अब चलिए दोस्तों, इसमें हम आगे समझते हैं सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया वर्ग में कि ये जो हैं दोस्तों, ये बहुकोश के प्राणी में निम्न स्तर के जंतु हैं और ये इनमें अधिकांश समुद्र में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, ये जलीय, अधिकांश समुद्री और एकाकी या संघचारी जंतु होते हैं। अगला पॉइंट इसमें याद रखना है, ये द्विस्तरीय प्राणी होते हैं। शरीर का बाह्य स्तर एक्टोडर्म और भीतरी स्तर जो है एंडोडर्म या गैस्ट्रोडर्मिस कहलाता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, शरीर की कोशिकाएं ऊतक स्तर की होती हैं। अगला पॉइंट इससे आपको याद रखना है, ये जंतु बहुकोशिकीय होते हैं। इनके अंदर सिर्फ एक ही गुहा पाई जाती है, जिसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, अंतर गुहा। आगे हम याद रखते हैं, आगे हम आपको याद रखना है दोस्तों, इनमें मुख के चारों ओर लंबे लंबे संस्पर्शक पाए जाते हैं, जो शिकार को पकड़ने में सहायक होते हैं। यानी दोस्तों शिकार को पकड़ने में, गमन करने, यानी दोस्तों इनके चलने में ये सहायता प्रदान करते हैं। आगे आपको याद रखना है दोस्तों, इनके संस्पर्शक तथा शरीर के अन्य भागों में दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो आधार से चिपकने, आत्मरक्षा और भोजन को पकड़ने में इनकी सहायता करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, इनमें जो है दोस्तों तंत्रिका कोशिका की शाखाएं आपस में मिलकर तंत्रिकाओं का जाल बनाती हैं। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, इनमें नेत्र बिंदु यानी दोस्तों स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं, यानी नेत्र बिंदु पाए जाते हैं। अगला आपको याद रखना है, पॉलीपॉइड चूनेदार अस्थि का ये निर्माण करते हैं, जिसे दोस्तों हम कोरल कहते हैं। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, इनके जीवन क्रम में पीढ़ी एकांतर या मेटाजेनेसिस पाया जाता है, जो दो प्रकार का होता है, एक तो पॉलीपॉइड और एक होता है मेड्यूसॉइड। अगला पॉइंट इनमें आपको याद रखना है, इनके लार्वा को मुख्यतः दोस्तों प्लेनुला कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। और एक ये पॉइंट आपको नेत्र बिंदु वाला आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। तो इनकी कोशिकाओं में स्थायी श्रम विभाजन पाया जाता है, अर्थात अलग अलग कार्यों के संपादन के लिए भिन्न भिन्न कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। तो आपसे पूछा जाता है डायरेक्टली कि किस संघ में स्थायी श्रम विभाजन पाया जाता है, और पूछा जा चुका है ये प्रश्न ग्रुप डी 2022 में। तो आपको याद रखना है किसमें दोस्तों स्थायी श्रम विभाजन पाया जाता है, सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया संघ में। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, श्वसन और उत्सर्जन की क्रिया शरीर की सतह से होती है, तो ये भी पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। इनमें मस्तिष्क का अभाव होता है, यानी दोस्तों मस्तिष्क इनमें नहीं पाया जाता। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं, इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहला है दोस्तों हाइड्रा, फाइसेलिया, ओविलिया, ओरिलिया, सी एनिमोन, पेनाटुला, गोर्गोनिया आदि। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं इनके, ये आपको याद रखने हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों आपका सी एनिमोन और एक आपका दोस्तों हाइड्रा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम याद रख लेते हैं, जिसमें पहला आपको याद रखना है दोस्तों, हाइड्रा में अमरत्व का गुण पाया, यानी दोस्तों यह अमर प्रकृति का होता है हाइड्रा। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, ओरिलिया को साधारण जेलीफिश कहा जाता है, और मेसोग्लिया के अधिक विकसित होने के कारण ओरिलिया का शरीर काफ़ी मोटा और जेली जैसा हो जाता है। इसी के कारण इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, ओरिलिया, यानी जेलीफिश कहते हैं ओरिलिया को। अगला है दोस्तों मेट्रोडियम। मेट्रोडियम को दोस्तों सी एनिमोन के नाम से जाना जाता है, यानी सी एनिमोन जो होता है इसे अब दोस्तों क्या कहते हैं, मेट्रोडियम। एक होता है दोस्तों गोर्गोनिया, इसे दोस्तों हम समुद्री पंखा कहते हैं, और पेनाटुला को समुद्री कलम कहते हैं, ये आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों फाइसेलिया को साधारणतः पुर्तगाली युद्धपोत के नाम से जाना जाता है। इसकी आकृति कैसी होती है दोस्तों, उल्टा जो जहाज होता है ना, उसके जैसा इसका आकार होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो आपका पोरिफेरा संघ हुआ।
सिलेंट्रेटा संघ हुआ। अब अंतिम संघ है दोस्तों, 3 संघ मैंने शुरुआत में बता दिया, 3 संघ इसके इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 3 संघों के बारे में, जिसमें अगला है दोस्तों टीनोफोरा संघ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कुछ ज़्यादा खास आपको याद नहीं रखना है, केवल आपको याद रखना है दोस्तों इनके कॉम्ब जेली या सी वॉलनट कहते हैं। यानी दोस्तों जो टीनोफोरा संघ होता है, इसके जो जंतु होते हैं उन्हें दोस्तों समुद्री अखरोट भी हम कहते हैं, और इनमें दोस्तों जैव संदीप्ति पाई जाती है, और ये उभयलिंगी होते हैं, और श्वसन और उत्सर्जन जो होता है दोस्तों इनका शरीर के द्वारा जो होता है, शरीर के द्वारा होता है, यानी शारीरिक सतह के द्वारा होता है। और इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, केवल 2 एग्जाम्पल हैं, एक तो टीनोपिलाना और एक प्लूरोब्रैंकिया। क्या दोस्तों, टीनोपिलाना और एक प्लूरोब्रैंकिया, ये 2 एग्जाम्पल आपको डायरेक्टली इसके याद रखने हैं। इससे ज़्यादा इससे कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन दोस्तों फिर भी देखिए ये 2 आपको याद रखने हैं, लेकिन दोस्तों पूछे नहीं जाते हैं, ना ही पूछे गए हैं अभी तक। ग्रुप डी की तो गारंटी ले लेता हूँ, और ALP में भी नहीं पूछे गए हैं, लेकिन ये ज़रूर पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको याद रख लेनी है ये सारी चीज़ें। तो 3 संघ मैंने यहाँ पर बता दिए हैं, बाकी संघों को हम अगली वीडियो में देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।